हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ कमल। वेलकम टू कमल फिजिक्स क्लासेस। आज हम लोग बात करने वाले हैं स्टूडेंट रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल के बारे में। ये रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल क्या है, हम लोग इनके बारे में पूरा चर्चा करेंगे। इससे पहले आपने देखा जे थॉमसन का प्लम पुडिंग मेथड। जे थॉमसन का प्लम पुडिंग मेथड क्या था कि जे थॉमसन का कहना था कि हम एटम के अंदर अगर झांक के देखें तो एटम जो होता है पूरा पॉजिटिव चार्ज का बना होता है और उसमें नेगेटिव चार्ज यानी कि जो इलेक्ट्रॉन होता है क्या होता है, प्लम पुडिंग शेप की तरह होता है या वाटरमेलन शेप की तरह। वाटरमेलन यानी कि अगर आप तरबूज को देखें तो तरबूज का पूरा जो लाल वाला पार्ट है वो पॉजिटिव चार्ज, और तरबूज के अंदर जो सीड यानी जो बीज होता है वो नेगेटिव चार्ज की तरफ होगा। ये सजेशन किसका था? थॉमसन्स मॉडल का। लेकिन जो रदरफोर्ड थे इस थॉमसन मॉडल से सेटिस्फाई नहीं थे, तो रदरफोर्ड ने क्या किया, एक एक्सपेरिमेंट शुरू किया। उनको हम लोग बोलते हैं अल्फ़ा एक्सपेरिमेंट, यानी कि रदरफोर्ड अल्फ़ा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। रदरफोर्ड क्या किए, अल्फ़ा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट के लिए उन्होंने जिंक सल्फाइड का एक क्या क्या वाल बनाया, सर्कुलर वाल, और इसके सेंटर में एक गोल्ड फॉयल रखा। क्या? गोल्ड फॉयल। जैसे हम लोग अगर कहीं जाएं खाना वाना अगर कुछ पैक करते हैं होटल में तो हम लोगों को सिल्वर फॉयल मिलता है, उसी तरह का गोल्ड फॉयल होता। फॉयल यानी कि बहुत पतला सा शीट, गोल्ड का ही शीट था लेकिन बहुत पतला सा शीट। तो ये है गोल्ड फॉयल। ये क्या है? गोल्ड फॉयल। और ये जो देख रहे हैं ये है हमारा जिंक ZnS। ये जिंक का लेयर, किसका लेयर है ये? ZnS। इसको हम लोग बोलते हैं जिंक सल्फाइड। जिंक सल्फाइड का खासियत क्या है, ये फ्लूरेसेंट होता है। फ्लूरेसेंट यानी कि जब इस पे कोई लाइट रे अगर पड़ेगा, जहाँ जहाँ लाइट रे इंसिडेंट होगा वहाँ जो है ना क्या होगा, एक निशान बन जाएगा, एक टाइप का पहचान हो जाएगा कि यहाँ जो है लाइट रे स्ट्राइक हुए। तो इसीलिए ये फ्लूरेसेंट जो है वाल दिया गया, इसको फ्लूरेसेंट वाल बोलते हैं। फ्लूरेसेंट वाल का सीधा मीनिंग ये होता है कि लाइट रे जैसे पड़ेगा वो पार्ट चमकना शुरू हो जाएगा, ये चमकेगा, जहाँ जहाँ लाइट रे पड़ेगा ये वाल चमकना शुरू हो जाएगा। इसका नाम है जिंक सल्फाइड। जिंक सल्फाइड, जिंक सल्फाइड है। जिंक सल्फाइड का सर्कुलर वाल बना दिया गया, घेरा, स्क्रीन, एक प्रकार से सर्कुलर स्क्रीन है, और जहाँ जहाँ लाइट पड़ेगा ये चमकना शुरू हो जाएगा। उसके बाद हमने क्या किया, एक अल्फ़ा रे सोर्स लिया। ये क्या लिया? अल्फ़ा रे सोर्स, यानी कि यहाँ से अल्फ़ा रे निकलने वाले हैं। लेकिन अगर यहाँ से अल्फ़ा रे निकलेगा तो हो सकता है बहुत सारा अल्फ़ा रे हमारा स्कैटर हो जाए। तो वो स्कैटरिंग से बचने के लिए हमने क्या लगा दिया, कांच यानी कि ग्लास का वाल लगा दिया दोनों तरफ, ताकि क्या हो, यहाँ लिख देते हैं हम लोग ग्लास वाल, ताकि ये अल्फ़ा रे जो है सीधे सीधे जाके गोल्ड फॉयल को स्ट्राइक करे। ये क्या है हमारा? ग्लास वाल। ग्लास वाल, यहाँ भी दोनों तरफ ग्लास वाल लगा दिए ताकि ये अल्फ़ा रे जब यहाँ से निकले तो ये सीधे यानी कि अल्फ़ा लेज़र बीम है, ये सीधे जाके इनको स्ट्राइक करे, सीधे जाके इनको स्ट्राइक करे। जब ये अल्फ़ा रे इनको स्ट्राइक किया तो स्ट्राइक करने के बाद यहाँ से क्या हो गया, लाइट स्कैटर हो गया। स्कैटर यानी कि फैलता गया। क्या होता गया? फैलता गया। इस तरह से फैलता गया, फैलता गया, स्कैटर हुआ। अल्फ़ा रे यहाँ ये इंसिडेंट रे है, और जैसे ही गोल्ड फॉयल, ये हमारा गोल्ड फॉयल, ये गोल्ड फॉयल या सीट भी बोल सकते हैं, गोल्ड का सीट है, पतला
सेट है। जैसे ही यहाँ अल्फ़ा रे आया, अल्फ़ा रे इसमें क्या हुआ, एस्केटर हो गया। अल्फ़ा रे जैसे ही इसके अंदर आया, इंसिडेंट हुआ, तो ये रे जो क्या हो गया, टकराने के बाद स्कैटर हो गया, यानी कि फैल गया। तो हम लोगों को ये जो वाल है जिंक ZnS का वाल जो है इसमें दिखने लगा। जैसे ही ये स्कैटरिंग रे इसमें पड़ा तो ये चमकने लगा ये सब पार्ट। फ्लोरोसेंट वाल का सीधा मीनिंग ये होगा कि जब जहाँ जहाँ लाइट रे पड़ेगा वो चमकना शुरू हो जाएगा। तो ये चमकना शुरू हो गया। लेकिन ऑब्जर्वेशन में हम लोगों ने ये पाया कि ज़्यादातर अल्फ़ा रे जो है क्या हो गया, गोल्ड फॉयल के पार हो गया। लेकिन लगभग 12,000 आउट ऑफ 12,000 एवरी वन अल्फ़ा रे appears to bounce back at 180 डिग्री। यानी कि हमने ये पाया कि हर 12,000 अल्फ़ा रे में से एक अल्फ़ा रे बाउंस बैक हो रहा है। यानी कि 12,000 अल्फ़ा रे में से कोई एक अल्फ़ा रे क्या हो रहा है, बाउंस बैक हो रहा है। वो भी कितना, 180 डिग्री पे। बहुत सारा अल्फ़ा रे तो ऐसे ही मुड़ गया, बहुत सारा ऐसे ही मुड़ गया, लेकिन 12,000 अल्फ़ा रे में से 1 अल्फ़ा रे बाउंस बैक होता हुआ दिख रहा है। इसका कंक्लूज़न क्या निकाला हमने, यानी कि ज़्यादातर हमारा अल्फ़ा रे क्या किया गया, जो गोल्ड फॉयल है उनको पार कर गया। ये तो ठीक है, यानी कि इनसे हमें ये समझ में आता है कि हमारा जो एटम होता है, एटम का ज़्यादातर पार्ट खाली होगा, इसलिए उनको पार कर गया। लेकिन हुआ क्या कि 12,000 में से 1 अल्फ़ा रे बाउंस बैक हुआ। यानी कि एटम के अंदर कुछ ना कुछ ऐसा पॉजिटिव पार्ट है जो क्या किया, अल्फ़ा रे को बाउंस बैक कर दिया। एटम के अंदर छोटे से पार्ट में कुछ ना कुछ है जो अल्फ़ा रे को बाउंस बैक किया होगा। क्योंकि हम लोग जानते हैं कि जो अल्फ़ा रे होता है वो हीलियम एटम का न्यूक्लियस होता है। और हम लोग हीलियम एटम के बारे में जानते हैं कि हीलियम का एटॉमिक नंबर 2 एंड एटॉमिक मास 4 है। यानी कि अल्फ़ा रे में क्या है कि 2 प्रोटॉन है। चूँकि अल्फ़ा रे हमारा पॉजिटिव है, तो अगर ये पॉजिटिव से टकराएगा तो इसको रिपल्सन मिलेगा। क्या होगा, रिपल्सन होगा। मान लीजिए हमारा 2 प्रोटॉन यानी कि अल्फ़ा रे गया और इसके अंदर में अगर कोई न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस यानी कि पॉजिटिव चार्ज। अभी फ़िलहाल हम लोगों को पता नहीं चला कि ये पॉजिटिव चार्ज है, हम लोग कंक्लूजन निकाल रहे हैं। ये अल्फ़ा रे तभी 180 डिग्री पे वापस आ सकता है जब अंदर में कोई ना कोई पॉजिटिव चार्ज बैठा हो। तो रदरफोर्ड इनसे ये कंक्लूज़न निकाला, क्या कंक्लूज़न, कि एटम यानी मोस्ट ऑफ द स्पेस ऑफ एन एटम इज़ एम्प्टी। यानी एटम का ज़्यादातर पार्ट खाली है, बट सम स्पेस ऑफ एन एटम आर fulfilled with an positive charge which is known as nucleus। लेकिन एटम का कुछ ऐसा पार्ट है जिसमें पॉजिटिव चार्ज है, जिसको हम लोग न्यूक्लियस के नाम से जानते हैं। जिसको आज हम लोग कौन सा नाम से जानते हैं, न्यूक्लियस, क्योंकि न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पाया जाता है, यानी कि पॉजिटिव चार्ज है। तो यहाँ से अगर हम लोग कंक्लूज़न देखें किनका, रदरफोर्ड का कंक्लूज़न क्या निकला, कंक्लूजन तो यही निकला, मोस्ट ऑफ द स्पेस ऑफ एन एटम इज एम्प्टी। क्यों ऐसा बोले, ऐसा क्यों बोले? क्योंकि हमने जब अल्फ़ा रे स्कैटरिंग करवाया,
ज़्यादातर अल्फ़ा रे क्या हो गया, गोल्ड फॉइल के पार हो गया। यानी कि इससे तो यही प्रूफ होता है कि गोल्ड फॉइल में ज़्यादातर पार्ट खाली है, इसीलिए वो पार हो गया। क्योंकि अगर गोल्ड फॉइल भरा रहता तो सारे अल्फ़ा रे को क्या करता, बाउंस बैक करता। यानी कि जैसे अल्फ़ा रे इधर आया, हर अल्फ़ा रे को पीछे ढकेल देता, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। क्या हुआ इसमें, हर 12,000 अल्फ़ा रे में से कोई एक अल्फ़ा रे बाउंस बैक हुआ 180 डिग्री पे। इसका सीधा सा मतलब है कि ज़्यादातर एटम का पार्ट एम्प्टी है, तब तो हर 12,000 में से केवल एक अल्फ़ा रे बाउंस बैक होता हुआ दिखा हमें। यानी कि एटम का शेप हम लोग कुछ इस तरह से बना लें कि ज़्यादातर एटम जो है, अगर हम कुछ इस तरह से दिखाएं कि ये पार होता गया, ज़्यादातर अल्फ़ा रे देखिए पार होता गया। यानी एटम के आसपास ये थोड़ा सा मुड़ गया, ये थोड़ा सा ऐसे मुड़ गया, लेकिन 12,000 में से ये कोई एक अल्फ़ा रे है, 12,000 में से कोई एक अल्फ़ा रे है, ये बाकी सब तो पार हो गया। कोई एक अल्फ़ा रे है जो बाउंस बैक हुआ 180 डिग्री पे। इसका मतलब है कि ये ज़्यादातर पार्ट एटम का खाली है, थोड़ा सा पार्ट है जो क्या है, जिसमें पॉजिटिव चार्ज है। यानी कि एटम का बहुत कम पार्ट है जो क्या किया हुआ है, पॉजिटिव चार्ज से भरा हुआ। तो इसीलिए हमने लिखा मोस्ट ऑफ द स्पेस ऑफ एन एटम इज एम्प्टी, यानी कि एटम का ज़्यादातर पार्ट खाली है। और ये कंक्लूजन तो हम लोगों ने लिख ही दिया। आउट ऑफ 12,000 अल्फ़ा रे, आउट ऑफ 12,000 अल्फ़ा रे, 12,000 अल्फ़ा रे में से 1 everyone लगा देते हैं, everyone अल्फ़ा रे appears to bounce back, यानी कि हर 12,000 अल्फ़ा रे में से कोई एक अल्फ़ा रे क्या बाउंस बैक यानी रिटर्न होता हुआ दिख रहा है एट 180 डिग्री पे। नेक्स्ट, अगर हम लोग थर्ड पॉइंट को समझें तो थर्ड पॉइंट ये है कि इसका सीधा सा मीनिंग ये हुआ कि एटम का जो मास है, एटम का ज़्यादातर मास कहाँ है, न्यूक्लियस में है। क्यों, क्योंकि न्यूक्लियस यानी कि पॉजिटिव चार्ज। थोड़ा सा हम लोग इसको समझते हैं कि एटम का ज़्यादातर मास न्यूक्लियस में क्यों है। क्योंकि न्यूक्लियस का सीधा सा मतलब होता है पॉजिटिव चार्ज, और हम लोग जानते हैं कि मास ऑफ प्रोटॉन जो होता है 1800 यानी कि 1840 टाइम्स मोर देन दैट ऑफ मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। यानी कि प्रोटॉन का जो मास होता है 1840 गुना ज़्यादा होता है इलेक्ट्रॉन से, 1840 गुना, यानी 1840 टाइम्स मोर देन दैट ऑफ इलेक्ट्रॉन। यानी प्रोटॉन का मास 1840 टाइम्स इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा होता है। तो इसका सीधा सीधा मीनिंग ये हुआ कि किसका मास ज़्यादा होगा, प्रोटॉन का मास ज़्यादा हो गया तो प्रोटॉन के कंपेयर में इलेक्ट्रॉन तो बहुत छोटा हो गया, इलेक्ट्रॉन का मास तो बहुत कम होगा। तो इसीलिए हम ये बात कह सकते हैं कि जो हमारा एटम है, एटम का ज़्यादातर मास कहाँ है, सेंटर यानी न्यूक्लियस में, क्योंकि सेंटर से ही बाउंस बैक हुआ अल्फ़ा रे। यानी अगर हम ये एटॉमिक मॉडल को बनाएं तो एटॉमिक मॉडल तो हमारा यही है, यहीं से तो अल्फ़ा रे बाउंस बैक हुआ। यानी बहुत छोटे से पार्ट में हमारा एटम का जो कोई भी एटम का मास क्या है, कंसंट्रेटेड है। लेकिन ज़्यादातर अल्फ़ा रे तो हमारा क्या हो गया, स्कैटर हो गया, बाहर निकल गया। ज़्यादातर अल्फ़ा रे बाहर निकल गया, बहुत कम अल्फ़ा रे था जो क्या हुआ 12,000, यानी कि आउट ऑफ 12,000 अल्फ़ा रे ओनली 1 अल्फ़ा रे अपीयर्स टू बी बाउंस बैक। 12,000 अल्फ़ा रे में से केवल एक अल्फ़ा रे बाउंस बैक होता हुआ दिखता था। तो सोचिए कितने छोटे से पार्ट में हमारा एटम, यानी कि एटम होगा और एटम के अंदर
कितने छोटे से पार्ट, यानी एटम के कितने छोटे से पार्ट में ये पॉजिटिव चार्ज होगा, और उस छोटे से पार्ट में ही पूरा एटम का मास होगा, यानी ज़्यादातर मैक्सिमम मास तो उसी में होगा, क्योंकि मास ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू 1840 टाइम्स मोर देन दैट ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी प्रोटॉन का मास 1840 गुना ज़्यादा है इलेक्ट्रॉन से। तो ये रदरफोर्ड ने कंक्लूजन निकाला, ज़्यादातर जो मास है हमारा कहाँ है, न्यूक्लियस। इनका नाम क्या दिया गया, न्यूक्लियस। जो एटम का पॉजिटिव पार्ट है उसका नाम क्या दिया गया, न्यूक्लियस। लेकिन अगर रदरफोर्ड का हम लोग डिमेरिट समझें, ड्रॉबैक समझें, तो ड्रॉबैक क्या है। रदरफोर्ड ये सब कुछ तो एक्सप्लेन कर दिए कि लेकिन बहुत छोटे से पार्ट में हमारा न्यूक्लियस है, यानी पॉजिटिव चार्ज है। लेकिन रदरफोर्ड कभी भी ये नहीं बताए कि ये जो एटम है, एटम का स्टेबिलिटी कैसे है, यानी कि एटम स्टेबल कैसे है। क्योंकि अगर हमारा एटम है तो एटम में पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दोनों हैं। इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन अगर है तो इलेक्ट्रॉन किस पोजीशन में, इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है एटम के अंदर, ये रदरफोर्ड अभी तक नहीं बता पाया। तो रदरफोर्ड का यही ड्रॉबैक है, यानी कि अगर मान लीजिए आप बता दिए कि पॉजिटिव चार्ज है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन है, लेकिन इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन का पोजीशन क्या है एटम के अंदर, ये रदरफोर्ड एक्सप्लेन नहीं कर पाए। इसीलिए रदरफोर्ड का भी जो मॉडल है वो पूरी तरह से सही नहीं है। ठीक है, तो रदरफोर्ड का जो ड्रॉबैक अगर हम देखें तो ड्रॉबैक क्या है। पहला ड्रॉबैक, अगर हम इसका ड्रॉबैक देखें, ड्रॉबैक ऑफ रदरफोर्ड, रदरफोर्ड का ड्रॉबैक यानी कि खामियां, क्या गलती हुई रदरफोर्ड से। रदरफोर्ड का फर्स्ट गलती यानी कि फर्स्ट ड्रॉबैक क्या है इनका, रदरफोर्ड do not explain about the stability of an atom, यानी कि रदरफोर्ड जो है एटम के स्टेबिलिटी के बारे में कभी भी एक्सप्लेन नहीं कर पाए। रदरफोर्ड इतना तो बता दिए कि हमारे एटम के अंदर न्यूक्लियस होता है पॉजिटिव चार्ज, और ये बहुत कम स्पेस में कंसंट्रेटेड होता है पूरे मास को लेकर। लेकिन एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन भी तो है, प्रोटॉन भी है, और हम जानते हैं दो अनलाइक चार्ज आर अट्रैक्ट टू ईच अदर। दो अनलाइक चार्ज हमेशा एक दूसरे को आकर्षित करता है, अट्रैक्ट करता है। अगर इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन, न्यूक्लियस में प्रोटॉन भरा और इलेक्ट्रॉन है, तो इसका मतलब है कि इलेक्ट्रॉन तुरंत से सारा इलेक्ट्रॉन जो है क्या हो जाएगा, एटम के पास जाके न्यूट्रलाइज हो जाएगा। तो फिर एटम तो बचेगा ही नहीं, एटम का जो अस्तित्व है वो तो बचेगा ही नहीं रदरफोर्ड के अनुसार। क्योंकि मान लीजिए रदरफोर्ड का कहना था कि एक एटम है, एटम के सेंटर, फॉर एग्जांपल सेंटर में हमारा न्यूक्लियस है, यानी कि जिसको हम लोग पॉजिटिव चार्ज मानते हैं। न्यूक्लियस यानी कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है, लेकिन इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन है, अगर हम ये इलेक्ट्रॉन को रिवॉल्व करवाएं, एक समय ऐसा आएगा कि ये इलेक्ट्रॉन तो क्या करेगा, न्यूक्लियस को अट्रैक्ट कर लेगा, यानी कि प्रोटॉन प्लस इलेक्ट्रॉन दोनों न्यूट्रलाइज हो जाएगा। और प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन अगर न्यूट्रलाइज हो गया तो हमारा जो एटम है वो एटम बचेगा ही नहीं, क्योंकि न्यूट्रलाइज हुआ एटम में बचा क्या, कुछ नहीं। तो रदरफोर्ड के अनुसार जो स्टेबिलिटी ऑफ एटम है वो हम लोग एक्सप्लेन नहीं कर सकते। तो ये रदरफोर्ड का ड्रॉबैक था। रदरफोर्ड स्टेबिलिटी ऑफ एटम को नहीं एक्सप्लेन कर पाए। दूसरा हम लोग ये बोल सकते हैं द ड्रॉबैक ऑफ रदरफोर्ड का दूसरा ड्रॉबैक क्या है कि कभी भी उन्होंने इलेक्ट्रॉन के पाथ को डिसाइड नहीं किया।